नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ABC क्लासेस विद राकेश रंजन में। और आज मैं गद्य खंड 10वीं कक्षा के गद्य खंड को स्पष्ट करने वाला हूं। और आज सबसे मज़ेदार चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बहादुर। इस चैप्टर से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लेंगे। और इनके लेखक हैं अमरकांत जी। थोड़ा लेखक का परिचय हम लोग कर लेते हैं। अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी को हुआ। इनका जन्मस्थल नागरा बलिया जिला के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। ओके, इनकी कुछ रचनाएं हैं: जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका और इत्यादि। इन्हीं में उपन्यास, कहानी, काव्य, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये अपनी शिक्षा है, इन्होंने अपनी शिक्षा बलिया के ही हाई स्कूल में इन्होंने शुरुआत की थी। इंटरमीडिएट की पढ़ाई इन्होंने गोरखपुर इलाहाबाद विद्यालय से किया और बलिया से हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त किए हैं। 1942 ईस्वी में जो स्वाधीनता के लिए लड़ाई चली थी, तो ये स्वाधीनता के लिए लड़ाई में खुद को समर्पित कर दिए थे, क्योंकि हमारा देश तो उस समय गुलाम था। 1947 में आज़ाद हुई है, तो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में यह उनमें हिस्सा लिए थे। तो इनकी कुछ पढ़ाइयों के बीच इनकी कुछ दूरियां चलने लगी। पुनः इनकी पढ़ाई जो है कि प्रारंभ हुई और 1948 ईस्वी तक में ये बीए कर लिए। फिर ये बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए, जैसे कि इलाहाबाद में, मासिक पत्रिका में, दैनिक में, अमृत पत्रिका में, काफ़ी सारी चीज़ों में इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किए हैं। साथ ही अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी को डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ये जो कहानी आप लोग पढ़ने वाले हैं बहादुर, यह कहानी एक नेपाल के लड़के की कहानी है ना। और नेपाल के लड़के की कहानी है जो एक नौकर के रूप में किसी के घर काम करता है, मतलब लेखक जी के घर पे काम करते हैं। तो इसी के दौरान क्या कुछ होती है, क्या कुछ संवेदनाएं हैं, क्या कुछ बातें हैं, इन सारी चीज़ों को हम स्पष्ट करते हैं कहानी में। तो हम लोग बहादुर कहानी को अब अच्छी तरह से विस्तृत रूप से एक एक चीज़ों को समझेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं और इन्हीं चंद पॉइंट्स में बहादुर की कहानी को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और अच्छी तरह से हम इस कहानी के भावनाओं को समझ पाएंगे। पहला पॉइंट है बहादुर का परिचय। आइए मैं आपको बहादुर का परिचय करवाता हूँ। बहादुर एक नेपाली लड़का है। इसका नाम बहादुर ही क्यों? हम सबों को बहादुर शब्द कुछ अलग एहसास दिलाता है। जी हाँ, इस बहादुर नाम होने के पीछे भी कुछ ना कुछ बातें हैं। शायद ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, पंजाबी जो लोग होते हैं जो पग को धारण करते हैं, है ना, ऐसे लोगों को हम लोग पंजाबी लोगों को अक्सर क्या कह के पुकारा करते हैं? याद करिए तो। जी हाँ, सरदार। हम लोग उन्हें सरदार जी कह के पुकारा करते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हम उन्हें कह देते हैं तो क्या हाल चाल है जी सरदार जी, ऐसा हम लोग उन लोगों से ऐसे बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर कोई शिखा सूत धारण किया हो, है ना, दंड कमंडल धारण किया हो, तिलक उलक लगा लिए हो, वो गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए हो, तो उनका नाम चाहे कुछ भी हो, हम लोग उन्हें क्या कह के सूचित करते हैं? हम लोग उन्हें क्या कह के संबोधित करते हैं? बाबा। तो हम लोगों का एक लोगों के प्रति जो एक फिक्स होता है दिमाग में, ये बाबा हैं, ये सरदार जी हैं, भले उनका नाम कुछ और होगा, लेकिन एक संबोधन जो होता है उसी तरह से ऐसा मान्यता है कि नेपाली लोगों को अक्सर बहादुर कह के संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक लड़का है जिसे बहादुर कहा गया है, वो नेपाल का एक लड़का है। तो इस लड़के का पिताजी युद्ध में मारा चला गया है। इनके घर में इनकी माँ रहती है जो लालन पालन करती है। लेकिन माँ, बहादुर की माँ स्वभाव की बहुत गुस्सैल है। गुस्सैल माने गुस्सा वाली, छोटी सी बात है तो ये स्वभाव की है। तो बहादुर स्वाभाविक है, तो जब माँ गुस्सैल है तो बहादुर अक्सर और छोटी छोटी गलतियों पर माँ से पिटाई खा लेता था। और बहादुर भी तो कुछ काम ही तो ऐसा करता था ना। चले जाते थे जंगल, पहाड़ों पे चले जाते थे और वहाँ जा कर के वे वृक्षों पर चढ़ जाना, पक्षियों के घोंसला से पक्षी को निकाल लेना, उसके साथ खेलना, फिर वो वापस डाल देना, है ना, फलों को तोड़ना, खाना पीना, मतलब घरों के काम में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं लगाता था बहादुर।
इधर उधर ही घूमने फिरने में लग जाया करता था। तो माँ भी स्वभाव से गुस्सेल बन गई थी और पिटाई कर दिया करती थी। तो बहादुर का यदि परिचय कराया जाए कि वो बहादुर है कैसा, दिखता कैसा है, तो लेखक महोदय ने उसका परिचय कराया है कि 12-13 वर्ष का एक लड़का है बहादुर। तो वह ठिगना चकैठ शरीर, गोरा रंग और उसका चपटा मुंह है। वह लेखक के सामने जब उपस्थित हुआ था तो उस वक्त सफ़ेद नेकर पहना था, आधी बाह की कमीज पहना था और भूरे रंग का पुराना जूता था, और गले में स्काउट की तरह, आप लोग अगर स्काउट गाइड की कभी तैयारी किए होंगे तो स्काउट के तरह है ना, ऐसे कोना कोनी मोड़ के गले में ऐसे करके वो रुमाल बांध के रखा हुआ था। ये बहादुर का एक रूप है। प्रश्न में भी पूछा जाएगा कि पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए, आपको यही सब चीज़ बताने हैं। तो एक दिन क्या होता है, बहादुर भैंस को चराने, इनकी माँ, बहादुर की माँ भैंस पाला करती थी, है ना। तो माँ कुछ ही दूरी पर खेतों में काम कर रही थी और बहादुर उस वक्त भैंस को चरा रहे थे, बफेलो, ये उसको खिला पिला रहे थे उस जगह। तो अचानक क्या हुआ, बहादुर के दिमाग में कुछ खुराफाती दिमाग आया, पता नहीं क्यों। उसने किसी कारणवश भैंस को 1-2 लाठी मार दिया। अब भैंस भी बड़ी चालाक है ना, भैंस भी बड़ी चालाक, वो दौड़ती हुई चली गई अपनी मालकिन के पास और वहाँ जाके वो चिल्लाने लगी। तो मालकिन ने देखा, अरे मेरे भैंस की किसने पिटाई कर दी, तो दिमाग लगा लिया, ओह ये बहादुर ही हो सकता है। अब बहादुर की माँ अनुमान लगा रही है, कल्पना कर रही है कि शायद बहादुर ने भैंस को 20-25 लाठी मारा होगा, ऐसा कुछ भी ऐसा अंदाज लगा रही है कि वरना 1-2 लाठी मारता तो थोड़े ना भैंस मेरे पास दौड़ के चली आती, बहुत ही ज़्यादा पिटाई लगी है। अब अंदाज लगा रही है बहादुर की माँ और बहादुर की दुगुनी पिटाई करती है। सोचिए, कल्पना कर रही है और उसकी दुगुनी पिटाई बहादुर की कर देती है। बहादुर तो यूँ तो मार खाया ही करता था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज बहादुर के दिल को बहुत ही ज़्यादा ठेस लगी है। आज बहादुर पूरी तरह से टूट गया है। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है, बहादुर सोच रहा है कि मैं उस माँ के पुत्र हूँ, उस माँ का बेटा हूँ, मेरे प्रति माँ का उतना श्रद्धा नहीं जितना भैंस के प्रति है। आज बहादुर इन्हीं विचारों के साथ अपने घर को छोड़कर वहाँ से भाग निकलता है और भारत देश पहुँच जाता है। नेपाल देश को छोड़कर भारत देश चला आता है। यहाँ आने के बाद रास्ते में लेखक जी के, अमरकांत जी के साले साहब मिल जाते हैं बहादुर को और उसे उठा करके वहाँ लेकर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लेखक जी को लग रहा था कि उनके भी घर नौकर रखना जरूरी पड़ गया। कारण क्या, निर्मला हमेशा काम ही किया करती थी, है ना। निर्मला का अपना भी स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं रहता था, कोई चिंता नहीं रहती थी, तो हमेशा काम ही किया करती थी। तो अमरकांत जी को भी लगता था शायद एक नौकर रह जाए तो निर्मला का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। निर्मला कौन? लेखक जी की पत्नी। तो लेखक जी के साले साहब लेखक जी के सामने बहादुर को लेकर पहुंच जाता है। फिर बहादुर से उसकी पूछताछ की जाती है और उसके बारे में जितनी वर्णन आपको बताई गई, ये वर्णन वहाँ पर लेखक जी के सामने किया जाता है। और अब बहादुर लेखक के घर एक नौकर के रूप में रहना प्रारंभ कर देता है। हम लोग अब दूसरे पॉइंट को पढ़ेंगे। लेखक के घर में बहादुर का हंसमुख व मेहनती रूप। बहादुर बहुत ही हंसमुख लड़का था। छोटी छोटी बातें हुआ करती थी, बहुत खिलखिलाकर हंस पड़ता था, बहुत ज़्यादा हंसता था, स्वभाव का बहुत अच्छा लड़का था, है ना। तो और क्योंकि दूसरे देश का था तो इसकी भाषा भी नेपाली, ये पहले तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो वहाँ बच्चे भी आकर के इसको अक्सर चिढ़ाया करते थे, अरे ओ बहादुर, तुम्हारे गांव में छिपकली को क्या कहते हैं? अरे ओ बहादुर, तुम्हारे गांव में शेर को क्या कहते हैं? तरह तरह के सवालात उसे किया करते थे। बहादुर कुछ समझता भी, कुछ नहीं भी समझता। इस तरह से वो खूब हंसता था, बहादुर भी खूब हंसता था, बच्चे लोग भी खूब हंसते थे। घर के सारे सदस्य हंसी खुशी से रहने लगे थे। बहादुर बहुत ही मेहनती लड़का था। घर के सारे काम को वो स्वयं कर लिया करता था। निर्मला के 80% कार्य समझिए आसान हो चुके थे बहादुर के जाने से। कुछ कुछ काम निर्मला भी किया करती थी, लेकिन अधिकतर काम बहादुर ही संभाल लिया करते थे। निर्मला के सेहत का ध्यान भी बहादुर रखने लगा था। कुछ भी करता था वहाँ से दौड़ कर आता था, माँ जी आप दवाई खा लीजिए। निर्मला का पूरी तरह से फिक्र बहादुर किया करता था। निर्मला का भी प्रेम बहादुर के प्रति पूरा उमड़ गया था। निर्मला भी बहादुर को अपने बेटे की तरह समझती थी। और एक स्वभाव, वो तो क्योंकि औरत थी तो स्वभाव का थोड़ा औरत वाला आएगा, तो वो पड़ोसन को भी ना सुना के बीच में कहती थी, अरे ओ बहादुर, अरे जल्दी से आ जाओ, खाना खा लो, मैं किसी और पड़ोसन की तरह नहीं हूँ।
है ना। इस तरह की भावनाओं को भी कभी कभी प्रदर्शित किया करती थी, बहुत अच्छा लगता था। और बहादुर को बहुत सारे ज्ञान दी गई, बहादुर ऐसा करो, बहादुर वैसा करो, बहादुर ये करो, बहादुर ऐसा करना चाहिए, है ना। निर्मला ने बहादुर के नाम से दिल शब्द को हटा दिया, क्योंकि जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बहादुर ने जवाब दिया मेरा नाम दिल बहादुर है। तो निर्मला को थोड़ा सा अजीब लगा, ये दिल बहादुर कौन सा नाम होता है। निर्मला ने बहादुर के नाम से दिल शब्द को हटा दिया, क्योंकि इससे आत्मीयता नहीं नजर आती थी, इससे कुछ और ही फीलिंग्स आती थी। निर्मला को लगता था कि बहादुर हो तुम, बस बहादुर हो। और तब से निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा और बहादुर ही पुकारा जाने लगा। फिर शाम को जब लेखक जी अपने दफ्तर से काम करके वापस आते थे तो सभी घर में बताया करते थे आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज वो हुआ। बहादुर का तो अलगे कहानी, ये तो ऐसी छोटी सी बात बता दिया करते थे, लगता था कि कितने बड़ी बात बता दी है। बाबूजी आज बहन जी का सहेली आई थी, ल ये बात बताने से क्या फ़ायदा। तो कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा लगता था ऐसे बातों को प्रस्तुत करने में, है ना। निर्मला कभी कभार पूछ भी लिया करती थी, बहादुर क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की याद नहीं आती। बहादुर कहता था कि नहीं। तो निर्मला पूछती थी क्यों, तो बहादुर कहता था वह मारता क्यों था। मतलब आज भी बहादुर के मन मस्तिष्क से वो यादें नहीं मिटी है। तो जब रात को सारा काम समाप्त करके जब सोने की बारी आती थी तो बहादुर अपने जेब से नेपाल की कुछ यादें निकालते थे, जैसे कंचे की गोली, ताश की गड्डी, कागज़ की बनी नाव, तरह तरह के चीज़ उसके पास थे। और वो सब निकाल कर नेपाली टोपी पहनकर, है ना, फिर नेपाली गाना गाते थे। इससे क्या अर्थ निकलता है कि आज भी बहादुर के हृदय में उसके देश के प्रति वो प्रेम बना हुआ है, अपने गांव के प्रति आज भी प्रेम उसके हृदय में बना हुआ है ना। फिर ऐसा सब करके तब वह सो जाया करते थे। सिलसिला चलता गया, लेकिन बातें धीरे धीरे बदलना भी शुरू हो गई। कहानी में धीरे धीरे मोड़ आना शुरू हो गया। वो क्यों? वो कारण था बहादुर के प्रति किशोर की बदतमीजी। अब आप सोच रहे होंगे ये किशोर कौन है? किशोर अमरकांत जी का, लेखक जी का बड़ा लड़का है। किशोर स्वभाव का बहुत ही बिगड़ैल था, कह सकते हो, स्वभाव का बहुत खराब लड़का था, है ना। किशोर अपने सारे काम बहादुर पर छोड़ दिए थे। किशोर का यदि साइकिल साफ करना हो तो बहादुर करेगा, किशोर का जूता साफ करना हो बहादुर करेगा, किशोर के कपड़े टंगे हैं या न टंगे हैं बहादुर करेगा। पढ़ते पढ़ते वक्त अगर उसके हाथ से पेंसिल छूट जाती थी नीचे, अब उसके लिए भी बहादुर को चिल्ला रहा है, अरे ओ बहादुर जल्दी आ। बहादुर कोई भी काम करता था छोड़कर उसे आना पड़ता था। ये देखो मेरा पेंसिल गिरा, उठा ले। बोलिए कितनी खराब बात है। पढ़ते पढ़ते अगर आपके हाथ से पेंसिल गिर जाए आप खुद भी उठा सकते हो, लेकिन नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए किशोर बहादुर को ही पुकारते थे। अब सोचिए बहादुर यदि कोई बड़ा सा काम कर रहा हो तो आने में तो विलंब हो ही जाएगा। ऐसा जब हो जाया करता था, किशोर बहादुर की पिटाई कर देता था, किशोर बहादुर को गाली दे देता था, बहादुर को चोट लगती थी, कुछ देर कोने में रह के मायूस रहता था, फिर उसी तरह से जिस अंदाज में था उसी अंदाज में आकर काम करना शुरू कर देता था। इतने स्वभाव के अच्छे थे हमारे बहादुर। एक बार की बात है, बहादुर बहुत रो रहा था कोने में पड़कर। जब लेखक जी आए, उससे सवाल किया गया कि तुम रो क्यों रहे हो। बहादुर ने कहा, बाबूजी, किशोर भैया ने मेरे बाबूजी को लाकर क्यों खड़ा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? किशोर ने बहादुर को गाली दे दिया था। और वो भी गाली के रूप में क्या कहा था पता है आपको? किशोर ने कहा था सुअर का बच्चा, सुअर का बच्चा कह दिया था। अब आप समझ सकते हो, बहादुर को सुअर का बच्चा कहने का मतलब बहादुर के पिताजी को संबोधित किया जा रहा है, वो भी सुअर कह के। ये कारण था कि बहादुर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुआ था उस दिन, जिस दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कहा था। इससे यह अर्थ निकलता है कि बहादुर आज भी अपने पिता के प्रेम में कितना जुड़ा हुआ है। उसे अपने पिता के बारे में गलत सुनना बर्दाश्त नहीं। बहादुर बहुत अच्छा लड़का था, है ना। वो आज बहुत रोया और बहुत नाराज़ भी हुआ। अमरकांत जी ने समझाया
फिर वो धीरे धीरे नाराज़गी को समाप्त कर फिर हंसी खुशी से काम करना शुरू कर दिया। ठेस लगती थी, मायूस होता था, नाराज़ होता था, थोड़ा रो भी लेता था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हंसते हंसते सारे काम को करना शुरू कर देता था। ऐसा था बहादुर। फिर इस तरह से सिलसिला जारी रहा, लेकिन कहानी में एक बार फिर से और भी ज़्यादा मोड़ आना शुरू हो गया। वो मोड़ कैसे आया? वो मोड़ था निर्मला के व्यवहार में परिवर्तन। निर्मला बहादुर से अति प्रेम करती थी, लेकिन ये बहादुर और किशोर के बीच के लड़ाई को देखकर निर्मला भी बीच बीच में परेशान रहने लगी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, हमेशा किशोर क्यों बहादुर को डांटा करता है। जब निर्मला को भी लगता था कि बहादुर सही है, लेकिन फिर भी निर्मला को बहादुर के प्रति एक अलग सा ही परिवर्तन आना शुरू हो गया। निर्मला के व्यवहार में बदलाव आ गया। और जानते हो, कोई भी काम होने के लिए पड़ोसन बड़ी खराब होती है। निर्मला के पड़ोसन निर्मला को आकर के उकसाया करती थी, निर्मला के भावनाओं को परिवर्तित किया करती थी उसके पड़ोसन। वे कहती थी कि देखो, नौकर को कभी भी महीन रोटी मत खिलाओ, है ना, नौकर को अपने से रोटी बनाकर खाने के लिए दो। मोटी रोटी होगी, मोटा दिमाग होगा, फिर वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। ये फालतू सी बात, ये गलत फहमी निर्मला के दिमाग में डाल दिया गया। नहीं तो नौकर का मनोबल बढ़ जाता है। और ऐसा निर्मला फील भी करने लगी। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई मान लेता है, वो देखने लगती है कि हाँ सही में ऐसा हुआ। आजकल मैं सही में देख रही हूँ बहादुर और किशोर के बीच बहुत अनबन होते रहता है, बन नहीं रहा है, सही में ऐसा ही कुछ होगा। निर्मला अपने स्वभाव को बदल दी और बहादुर को कह डाली कि बहादुर, तुम आज से अपना रोटी स्वयं बनाएगा। बहादुर कहता, नहीं माँ जी, मुझे तो बनाने नहीं आता। नहीं आता तो क्या हो गया, सीख ले, आज से खुद से रोटी बनाकर तुम खाएगा, मैं तुम्हें बना के नहीं देने वाली, मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या। बहादुर कहता कि नहीं माँ जी, लेकिन मुझे रोटी बनाना नहीं आता, मैं आपके हाथों की महीन रोटी खाना चाहता हूँ, आपके हाथों में जादू है माँ जी। तो निर्मला को गुस्सा आ गया, उसने 2 थप्पड़ दे दिया। आज निर्मला ने भी बहादुर को मारा। बहादुर को आज बहुत ज़्यादा ठेस लगी। कारण क्या है? कारण यह है कि निर्मला आज तक उसे नहीं मारी थी और आज निर्मला ने मार दिया बहादुर को। बहादुर को बहुत बुरा लगा। फिर भी कोई बात नहीं, निर्मला अपने परिवार के हिस्से का रोटी बनाकर उठ गई और बहादुर अब बैठा है रोटी बनाने के लिए। मोटा सा, टेढ़ा गुच्चा सा, कुछ भी एकदम गड़बड़ सा रोटी बना लिया। बहादुर उसी को उल्टा के देखकर बहुत हंस रहा है कि नहीं, ये मैंने क्या बना दिया। सोचिए, आप समझ सकते हो बातों को। कोई भड़का दी निर्मला को और आज बहादुर के प्रति निर्मला का भी व्यवहार परिवर्तित हो गया है। इतने तक में भी बहादुर को कोई खास असर नहीं होता है। बहादुर है नाराज़, है दुखी, लेकिन अपने मन में बिठा के नहीं रखा कि आज मुझे मालकिन ने मार दिया, आज किशोर भैया ने मुझे मारा। कोई बात नहीं, मारा, दुख हुआ, कोने में जाके रो लिया, मायूस हो गया, लेकिन अपनी इस बात को प्रकट लोगों के सामने नहीं रहने दिया। हर काम को मगन से कर रहा है, उसी अंदाज में कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब जो कुछ घटना आने वाली है, अब इस कहानी में इंटरवल होने वाला है। जैसे फिल्मों में इंटरवल होता है ना, इंटरवल जब भी होता होगा देखते होंगे कि एक बहुत ही नया चीज़ आ गया है। अब कहानी में एक बहुत ही नया चीज़ आएगा और ये कहानी पूरे बातों को ही बदल के रख देगा और कुछ नया ही आपको सुनने को मिलेगा। इस कहानी में क्या हुआ? रिश्तेदार के द्वारा चोरी का आरोप। लेखक महोदय के घर रिश्तेदार आए हुए थे। रिश्तेदार लोग कुछ लाए नहीं थे साथ। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो या हमारे घर कोई आते हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ बच्चों के लिए उपहार लेके आते हैं, चाहे वो मिष्ठान हो या फिर कुछ भी साथ लेकर आते हैं। तो वो रिश्तेदार लेखक जी के घर कुछ भी नहीं लेके गए थे। लेखक के घर गए हुए रिश्तेदार अचानक से इधर उधर ऐसे देखने लगते हैं, जैसे मानो कि उसका कुछ खो गया हो। घरों में पूछा गया कि आपका कुछ खो गया है क्या? तो वे लोग बोलते हैं, हाँ देखिए ना, मैं 11 रुपये रखे थे और वो मेरे कहाँ चले गए पता नहीं, मैं वही ढूंढ रही हूँ। जो औरत थी वो बोल रही है। अचानक सा नज़र बहादुर पे पड़ती है। पूछ रही कि ये कौन है? तो बोल रहा है कि ये मेरे घर का नौकर है। तो निर्मला को बोल रही, इससे पूछिए ना, कहीं इसी ने तो नहीं लिया? निर्मला कहती, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। बोला नहीं, इससे पूछिए। फिर उस जो औरत थी रिश्तेदार, उसके पति, मतलब रिश्तेदार में ही उसके पति, वो क्या बोलते हैं कि यू डू नॉट नो दिस पीपल, दे आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। मतलब आप ऐसे लोगों को नहीं जानते, ये चोरी करने में बहुत माहिर होते हैं।
नौकर लोग सब। फिर बहादुर को इतने रुआब से, इतने क्रुद्ध भरे स्वर से पूछे जा रहे हैं, निर्मला के द्वारा भी थप्पड़ लगाए जा रहे हैं, रिश्तेदार के द्वारा भी बहुत ही ज़्यादा फोर्स देके, बल देकर, बलदायक शब्दों का प्रयोग करके बहादुर से पूछा जा रहा है कि तुमने चोरी किए हैं तो मुझे वापस कर दो, वरना तुझे पुलिस के यहाँ घसीट कर लेके चला जाऊंगा। काफ़ी तरह की बातों को कह रहे हैं। बहादुर को आज सबसे ज़्यादा ठेस लगी है, सबसे ज़्यादा ठेस। मतलब मानिए कि आज बहादुर पूरी तरह से टूट गया है, उसे बहुत ही ज़्यादा ठेस लगी है रिश्तेदार के ऐसे आरोप पर। क्योंकि बहादुर का भी अपना ईमान है भाई, उसकी भी अपना प्रतिष्ठा है, उसका भी अपना सम्मान है, और किसी को भी उसके सम्मान के प्रति ठेस लगाया जाए ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो नौकर ही क्यों ना हो। इसका क्या मतलब होता है? नौकर का अपना जीवन नहीं, नौकर का अपना सुख नहीं, नौकर का अपना प्रतिष्ठा नहीं, सब कुछ है, हम लोग उसे गलत समझने लगते हैं। आज बहादुर पूरी तरह से टूट गया है साहब। अब बहादुर ने मन में कुछ ना कुछ ठान रखा है, बस इंतजार है कुछ मौके की। आज से बहादुर पूरी तरह से मायूस तरह से जीवन जी रहा है। अब उसके चेहरे पर हंसी नहीं दिखती, अब वो पूरी तरह से मायूसी के साथ जी रहा है। जानते हैं रिश्तेदार का ये क्या था? झूठा आरोप था। सच तो ये था कि रिश्तेदार लोग कुछ देना ही नहीं चाह रहे थे, बड़े कंजूस थे। उन्होंने सोचा कि चलो भाई आरोप लगा देते हैं। रिश्तेदार को आरोप लगाने में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उससे जो फ़र्क पड़ा है बहादुर को, वो ये रिश्तेदार क्या समझे। बहादुर को कितना ठेस लगा, किसी के जीवन का रूप ही बदल दिया रिश्तेदार के ये आरोप ने, है ना। हमें कभी भी झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए जब तक बातों की पूर्णतः पुष्टि ना हो जाए। इन सारी चीज़ों, कहानी से हमें यही सब सीख मिलती है। हम चीज़ों को सीखें, जीने के तौर तरीक़ों को अपनाएं, जो सही हो उसका पालन करें। एक दिन की बात है कि बहादुर सिलबट्टा लिए, सिलबट्टा समझ रहे हैं आप लोग? वो पत्थर का बना होता है जिस पर मसाला पीसे जाते हैं। अब तो मिक्सर मशीन आ गई है मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में। वो सिलबट्टा आज भी हमारे देहात में, गाँव में ये सब मिलते हैं। तो वही सील को लेकर के बहादुर कहीं ऐसे जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह रखने को, अचानक सा छूट गया। किसी कारणवश, हो सकता है उसका दिमाग इन्हीं सारे चिंतनों में व्यस्त हो, छूट गया, छूट के गिर गया। बहादुर के हाथों से जैसे वो सील गिरता है वो टूट जाता है, और आज बहादुर पूरा डर गया है, पूरी तरह से डर गया है। उसे लग रहा है कि जब छोटी छोटी गलतियों पर मुझे इतने मारे जाते हैं, गाली दी जाती है, इतने प्रताड़ित की जाती है, आज तो मैंने कुछ तोड़ ही डाला है। क्या पता ये लोग मुझे आज और भी ज़्यादा माफ़ ना करें, क्या पता मुझे जान से ही मार डालें। तरह तरह के विचार बहादुर के मन में चलने लगते हैं, और आज बहादुर लेखक के घर को छोड़कर कहीं और चला जाता है, और पता नहीं कहाँ चला जाता है। घर के सारे लोग आज पछतावे की आग में जी रहे हैं। निर्मला भी सोच रही है, काश मैं उसे ना मारती, काश मैं उसे कुछ नहीं कहती तो आज बहादुर ना जाता। किशोर भी सोच रहा है, काश मैं उसे ना मारता तो आज बहादुर नहीं जाता। सारे लोग आज पछतावे की आग में जल रहे हैं। तो क्या आज आपके जलने से क्या होगा? आज आपको पछतावे में जीने से क्या होगा? इसीलिए हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। रिश्ते का डोर इतने मजबूत होने चाहिए कि किसी तीसरे के वजह से दो व्यक्तियों का रिश्ता कभी ना टूटे। गलतफहमी से रिश्ते टूटते हैं। गलतफहमी अपने दिमाग में कभी मत आने दीजिएगा। हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट के साथ चलाते रहना है। हमेशा सकारात्मक विचार के साथ हमें जीना है। अपने सगे लोगों पर विश्वास करने हैं, और आज सभी लोग पछतावे की आग में जी रहे हैं। कितने काम अधूरे पड़े हैं। घर का पूरा समझो मानो कि रूप ही बिखर गया है, अच्छा ही नहीं लगता कुछ बहादुर के बिना। ये थी बहादुर की कहानी, और इस कहानी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले दिन किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा।